Hello friends, welcome to our channel Social at Ease. Now we are going to study romanticism. रोमांटिसिज्म क्या था? ये एक कल्चरल मूवमेंट था जो डेवलप करता था एक तरीके की नेशनल सेंटिमेंट। मेनली हम ये कह सकते हैं कि रोमांटिसिज्म एक इस तरीके का एक फीलिंग थी जो डेवलप होती थी अपनी देशभक्ति, देश के लिए। जैसे हमारा नेशनलिज्म कहते हैं, मतलब हम कहते हैं कि देशभक्ति, वहाँ पर रोमांटिसिज्म कहते थे कि देश के प्रति प्यार। तो इसको मेनली जो चीज़ डेवलप करती थी वो बुक्स करती थी, या देश के प्रति कोई जो प्लेज होते थे उनको वो चीज़ें करती थी, या फिर जो भी चीज़ें जो देश के प्रति रिलेटेड होती थी या फिर जिससे देश के बारे में पता लगता था, वो रोमांटिसिज्म को और इन्हेंस करती थी, उन्हें बढ़ावा देती थी। ये एक रोमांटिसिज्म एक छोटा सा टॉपिक है यहाँ पे। इसमें इंपॉर्टेंट फिगर्स भी याद करनी है, बस यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल याद करने आए। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी आती है जो कि एक जर्मन फिलोसोफर थे जिनका नाम था जॉन गॉटफ्राइड हर्डर। इन्होंने कहा था कि जो भी जर्मन कल्चर है वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा जो उसके लोक गान है, लोक नाच है, तो जिसकी वजह से जो इनका जर्मन कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा रिच है। बस इसी की वजह से, जर्मन कल्चर की वजह से इन्होंने जर्मन यूनिफिकेशन को बढ़ावा दिया। कहा कि हमारा तो देखो इतना अच्छा कल्चर है, फिर हम इसको क्यों ना एनहांस करें, जिसकी वजह से वहाँ यूनिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ। हम आगे जाके जर्मन का यूनिफिकेशन प्रोसेस भी पढ़ेंगे। तो उसमें मेनली उन्होंने कहा था कि जो जर्मन कल्चर है वो मेनली उसके फोक सॉन्ग्स में है, फोक पोएट्री में है और फोक डांस में, मीन्स लोक गान में, लोक नृत्य में और लोक कविताओं में। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट फिगर आती है कारोल कुर्स्पिंस्की। उन्होंने जो भी नेशनल स्ट्रगल थी उनकी कंट्री की, उन्होंने उसे ओपेरास के थ्रू और म्यूज़िक के थ्रू सेलिब्रेट किया। ओपेरास क्या होते हैं? ओपेरास एक तरीके से हम जब कहते हैं कि हमने कभी भी टीवी में देखा होगा कि कुछ लोग बस ऐसे कुछ ना कुछ गाते रहते हैं, उनको कुछ हमें समझ नहीं आता, बहुत बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स में गाते हैं, तो वो मेनली ओपेराज होते हैं। तो उन ओपेराज में वो नेशनल स्ट्रगल मीन्स कि जो उनके यहाँ पे नेशन के लिए स्ट्रगल की गई है उसे बनाने के लिए, उसे डेवलप करने के लिए, उसको वो ओपेराज के थ्रू गाकर हर जगह फैलाते थे। और म्यूज़िक भी उनका मेन मोड था अपनी जो स्ट्रगल थी, नेशनल स्ट्रगल को स्प्रेड करने का। अब यहाँ पर एक छोटा सा एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसमें हमें बताया गया कि किस तरीके से लैंग्वेज एक इनकी तरह हथियार की तरह काम करा और यूनिफिकेशन प्रोसेस या फिर हेल्प करा नेशनल स्ट्रगल में, एक सिंबल की तरह उन्होंने अपना रोल प्ले करा। सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट होता है कि रशिया ने पोलैंड को ऑक्यूपाई कर लिया। रशियन लैंग्वेज ने, एक तरह से हम कह सकते हैं कि रशियन लैंग्वेज ने पॉलिश लैंग्वेज के ऊपर अपना हक जमा लिया। डेलिमिटेशन ऑफ पॉलिश लैंग्वेज, वहाँ पे क्या था, जो भी डिटोरिएशन था, मतलब पॉलिश लैंग्वेज का यूज़ बिल्कुल ख़त्म कर दिया। पॉलिश लैंग्वेज को उन्होंने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, मतलब समझो कि उसको बिल्कुल इतना जो भी बोलता पाया जाता था तो उसको पीटते थे, उसे बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दी जाती थी। मेनली प्राइस्ट एंड बाइशॉपर्स, वो लोग होते थे जैसे पंडित, पुजारी या फिर जो पादरी लोग होते थे, उन जो तो बोलते थे पॉलिश लैंग्वेज, तो उन्हें सज़ा देने के लिए उन्हें जेल में डाल देते या फिर साइबेरिया डाल देते थे। साइबेरिया आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साइबेरिया कोल्डेस्ट प्लेस है, कोल्डेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। यहाँ पे 12 महीने ठंड रहती है, जिसकी वजह से मतलब वहाँ पे लोग खुद ही मर जाते थे भाई, अगर उन्हें वहाँ पे किसी ने भी डाल दिया। साइबेरिया में ऐसी बहुत ठंड होती है तो वहाँ लोग अपने आप मर जाते थे, मतलब उन्हें एक तरीके से मार दिया जाता था जो भी वहाँ पॉलिश लैंग्वेज का यूज़ करता पाया जाता था। अब यहाँ पर एक उन्होंने फिर चीज़ें किसी स्ट्रगल स्टार्ट हुई, कहा कि भाई हम तो अपनी लैंग्वेज यूज़ करेंगे, ये हमारी मातृभाषा है। तो इस वजह से जो यूज़ ऑफ पॉलिश लैंग्वेज था यहाँ पर एक सिंबल की तरह उभरा, एक सिंबल बना जो था नेशनल स्ट्रगल के लिए, एक सिंबल बन गया कि अगर तुम्हें नेशनल के लिए स्ट्रगल करनी तो पॉलिश लैंग्वेज का यूज़ करो और उसको बहुत बढ़ावा दो। जिसकी वजह से फिर रशिया ने ऑक्यूपेशन अपना हटा लिया, क्योंकि जब पॉलिश लैंग्वेज का यूज़ इतना बढ़ चुका था, उन्होंने भी अपनी स्ट्रगल में पॉलिश लैंग्वेज को यूज़ करा। अब हमारा टॉपिक हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। तो फिर वेलकम बैक टू फ्रांस। फिर से हम यहाँ पे 1830s तक देखेंगे। हमने पहले देखा था कि पहले वहाँ पे नेपोलियन डिफीट हुआ, उसके बाद 15 ईयर्स तक कंजर्वेटिव रूल चला, उसके बाद लुइस फिलिपी आया। अब उसके बाद हम देखेंगे 1830s में जब लुइस फिलिपी का रूल चल रहा था तो क्या हुआ, वहाँ भुखमरी फैल गई, हार्डशिप आ गई और काफ़ी ज़्यादा रिवोल्ट होने लगी। इसका रीज़न अब हम देखेंगे। तो मतलब सीधे सीधा हम फ्रांस में दोबारा से वापस आ गए हैं। अब रीजंस क्या थे हार्डशिप के? सबसे पहले क्या हुआ कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन यूरोप,
वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई। वैसे भी 1830s के टाइम पे वो टाइम था जब एक तो क्या हो रहा था, एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज़ होने लग रहा था। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज़ होता है तो लोग काम करने के लिए इधर से उधर जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग शिफ्ट हो गए, जिसकी वजह से पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा राइज आया। फिर आया कि जॉब वर लेस एंड सीकर्स वर मोर। जॉब काफ़ी कम थी, सीकर्स ज़्यादा थे। अब ऐसा भी था कि मतलब कि किसी को जॉब को ज़्यादा कमाने के चक्कर में कोई काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है और किसी को कुछ जॉब मिल ही नहीं रही क्योंकि उसके पास कुछ काम ही नहीं है, वो बेचारा भूखा मर रहा है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा हार्डशिप वहाँ पे फैल गई थी। अब क्या था कि इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। अब हमें पता है कि इंग्लैंड में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था, इंडस्ट्री सबसे पहले इंग्लैंड में लगी थी, जिसकी वजह से जो भी इम्पोर्ट था गुड्स का वो सब इंग्लैंड से होता था। मेनली सारा का सारा मशीन मेड गुड्स था, चीप था और इजीली अवेलेबल था एंड मोर वायलेबल था, जिसकी वजह से इंग्लैंड से सारा गुड्स यहाँ पर आता था यूरोप में, उसमें फ्रांस में, जिसकी वजह से क्या होने लगा, जो कॉटेज इंडस्ट्री थी वो सब डिटोरिएट हो गई क्योंकि सबको मशीन मेड गुड्स ज़्यादा अच्छा लगने लगा क्योंकि वो सस्ता होता था। ऑन दी अदर हैंड जो वहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री से जो गुड्स बनता था वो लोगों ने इतना पसंद नहीं करा, जिसकी वजह से जो जॉब्स थी वो और कम हो गई। और फोर्थ पॉइंट, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बैड हार्वेस्ट हुआ, मतलब काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे क्या कह सकते हैं, खाने पीने में जो भी चीज़ें थी वो सब ख़राब हुई, जिसकी वजह से पॉवर्टी में राइज आया और जिसकी वजह से हंगर। तो यही सब रीज़न थे जिनकी वजह से हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवोल्ट्स बढ़े। अब हम आते हैं 1848 में। मैं आपको बता दूँ 1830 से 1848 का जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूरोप के लिए। तो 1848 में हम यहाँ पे सिंपली देखते हैं कि सबसे पहले फूड शॉर्टेज आई। हम फ्रांस में ही चल रहे हैं कि फ्रांस में चलते चलते कोई नहीं, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ये सब चीज़ें फेस कर ली, शॉर्टेज देख ली और हंगर को फेस कर लिया। पर जब काफ़ी ज़्यादा फूड शॉर्टेज हो गई, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं रहा, तो जो लोग थे वो सड़कों पर आ गए पेरिस की। उन्होंने अपनी स्ट्रगल स्टार्ट कर दी, कहा कि अब हमें लुइस फिलिपी नहीं चाहिए। जो उसका रिजल्ट हुआ, लुइस फिलिपी को एग्जाइल में दे दिया गया, मीन्स उसे देश निकाला मिल गया। जब लुइस फिलिपी को एग्जाइल में भेज दिया गया तो फिर क्या हुआ, फिर आगे भी तो पता होना चाहिए कि अब आगे कंट्री को क्या करना है। नेशनल असेंबली आपको पता होगा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो जब वहाँ पे 1789 में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ तो नेशनल असेंबली बनी थी। नेपोलियन के आने के बाद नेशनल असेंबली का पता नहीं चला। अब जब लुइस फिलिपी भी हट गया तो नेशनल असेंबली फिर से सामने आई। तो उसने क्या करा, सफरेज राइट टू वोट दिया सभी मैन को जो कि 21 ईयर्स से और अब ज़्यादा 21 ईयर्स के थे या फिर उससे ज़्यादा के थे। मतलब अब इसमें सिर्फ मैन को मिला, विमेन अभी भी एब्सेंट है। तो विमेन के आगे उन्होंने और स्ट्रगल किया। जब हम आगे पढ़ेंगे तो फिर अब आगे और उनके बारे में देखेंगे। अब मैं आपको थोड़े से क्वेश्चंस दे दी हूँ, उनको आप सॉल्व करना। These are some questions to practice. First question, why Louis Philippe was sent on exile. Second question, describe civil code of conduct. फिर सब कुछ short notes हैं, romanticism and Guzri Magzini. Hope you like my video. Please don't forget to give your important feedback and please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for your support.